चलिए, इसमें भी अभी भाषा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसमें हम अभी भी भाषा के बारे में ही जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है कि संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। वैसे हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो संसार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, चीनी, रूसी, जर्मन आदि। और हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी आदि। फिर चौथे पॉइंट पे हम देखेंगे भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग होते हैं? तो हमारे भाषा के जो हैं 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। इससे कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि भाषा की लघुत्तम इकाई, तो वर्ण है। कौन सा है? वर्ण है। दूसरा है वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तीसरा है शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, देखिए यहाँ पे मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछे तो हमारी ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी यहाँ लिखित आ गई, तो लिखित इकाई पूछे तो वर्ण है। मौखिक पूछे तो ध्वनि है और लिखित पूछे तो वर्ण है। अगला है भाषा की सबसे छोटी सार्थक। सार्थक का जिसका कोई अर्थ हो, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारी शब्द होती है। जैसे कि किसी शब्द का क्या हो? सार्थक का मतलब जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जैसे पानी। जैसे पानी, तो पानी से पानी का अर्थ पता चल रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में दूसरा आ गया लिपि। जैसे कि हमने बताया भी था कि इस चैप्टर में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं लिपि क्या होती है। देखिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए वर्णों के चिन्ह बनाए गए हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए वर्णों के चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हमने अगर लिखा यहाँ पे राम, तो ये समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। हमने लिखा राम, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है। और हमने यहाँ पे लिखा राम, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो लिपि का उदाहरण क्या है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए वर्णों के चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारी कुछ भाषाएं होती हैं, उनकी लिपियां अलग अलग होती हैं, और कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनकी लिपियां सेम होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी भाषा कौन कौन सी हैं और उनकी लिपियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी, अगर बात की जाए हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और उसके बाद गुजराती, ये जो 4 भाषाएं हमारी हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, इन चारों भाषाओं की जो हमारी लिपि है एक है, वो भी कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। अब बची अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है? रोमन। अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी, तमिल की तमिल ही होती है, पंजाबी की गुरमुखी, बांग्ला की बांग्ला ही है, जर्मन की जर्मन, जापान की जापानी या कांजी, कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कांजी, सौराष्ट्र की तमिल। तो एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, इन सारी भाषाओं की लिपि एक है। कौन सी है? देवनागरी। फिर अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है? रोमन। उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा गया है? फारसी। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। बांग्ला की बांग्ला। जर्मन की जर्मन ही होगी। जापान की जापानी या कांजी। सौराष्ट्र की तमिल। अब इसी में हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, व्याकरण। जैसा कि पहले चैप्टर में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ना था, तो तीसरे पॉइंट में आ गया हमारा व्याकरण। तो हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध
पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसके बाद व्याकरण के कितने अंग होते हैं या व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो व्याकरण के जो हैं 3 भाग होते हैं। इनके भी कितने भाग होते हैं? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।